Yeah, Sade. हाथ आ रहा है बीच में वीडियो फोटो क्या सड़े वेट अ मिनट सर मोबाइल वाला सर प्लीज देखना सर क्या सर सर आप ओके नेक्स्ट गणेश वंदना वाली लंबा समय हो गया मेरे पता चल गया था तो बड़ा आनंद आ रहा था ओके मैम बताओ आप थोड़ी होता है ये तो मराठों के इंदौर हो गया मंडली परिवार भी है उनने कॉन्फ्रेंस भी करी है नहीं उनको तवज्जो इसलिए नहीं दिया लेकिन तवज्जो आई आगे ना बीच में वो चाहती है मराठों के इंदौर बस परिवार का वो नहीं वो ठीक है भाई साहब अपने कुछ नहीं करना उसे और मैं शर्वाणी आज के कार्यक्रम के अतिथिगण विशिष्ट जन गुरुजनों प्रबंधन समिति के सदस्यों अभिभावकों व छात्राओं का हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि आगे की दो पंक्तियां हमारे गेस्ट्स के लिए आरक्षित हैं। कृपया अपने यथास्थान बैठें और अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ मोड पर रखें। थैंक यू। प्रजा का आधि भौतिक आध्यात्मिक व आधि देवी भरण पोषण करने में समर्थ देश है भारतवर्ष। भुक्ति और मुक्ति का एक दुर्लभ संयोजन है भारतवर्ष। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं का सर्वश्रेष्ठ सम्मिश्रण है यह भारतवर्ष। देवताओं के द्वारा मुक्त कंठ से स्तुत्य देवों को भी मोक्ष देने वाला भूभाग है भारतवर्ष। लोक और वेद की धाराओं के समन्वय वाला है भारतवर्ष। संसार का शिरोमणि इस पृथ्वी का हृदय है भारतवर्ष। किंतु स्वर्णिम आभा से दैदीप्यमान यह हमारा देश भी कालचक्र के क्रूर प्रवाह का ग्रास बन निस्तेज निष्प्रभ निस्सहाय निरीह हो सदियों तक परतंत्रता के श्राप के कलंक को सहता रहा। वैसे तो परिवर्तन इस जगत का शाश्वत नियम है, परंतु कुछ स्थान कुछ व्यक्ति इस नियम के परे होते हैं। वही हमारे देश ने सिद्ध भी किया। परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो हमारा भारत पुनः खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करता हुआ आज विश्व क्षितिज की को नवोदितार्क भास्वरता से आलोकित करने की ओर अग्रसर है। आज हम सदियों से बेड़ियों की घुटन के श्राप के विमोचन की इस शुभ घड़ी के 75वें महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। आज प्रसंग है हमारी आज़ादी। इधर पानी दी आगे सभी अतिथियों से निवेदन है सब अपने हाथ खोल के रखिए।
देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। धन्यवाद। सहज लुटाते प्यार। साधन कम है पर भाव पूर्ण है। स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। मैं श्रीमती श्रुति राजीव शर्मा जी से व श्री राजीव शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे अतिथियों का मंच पर स्वागत करें और उनका सम्मान करें। Yeah, today. Yeah, today. श्री नवीन राजौरिया जी से निवेदन है श्री व श्रीमती नीलेश नाइक जी के सम्मान के लिए Yeah, today. केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अतिरिक्त एनजीओ के साथ मिलकर भी अपने लगभग 150 नृत्य कार्यक्रमों के द्वारा समाज की प्रतिष्ठित विभूतियों से विशेष प्रशस्ति पाई है। इनके द्वारा अनेक प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं सिंहस्थ 2016 उज्जैन, भारत पर्व, कालिदास अकादमी उज्जैन, भोज महोत्सव महाकाल मंदिर उज्जैन, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोग्राम, मेरा तिरंगा अभिमान, शांकर महोत्सव ओंकारेश्वर, मांडू महोत्सव, देवास पर्यटन महोत्सव आदि। इंदौर में सर्वप्रथम सुश्री राशि शर्मा का अरंगेत्रम कार्यक्रम
वर्धा कला संस्थान द्वारा संपन्न किया गया था। अब तक संस्थान के द्वारा 4 अरंगेत्रम हो चुके हैं। वर्धा कला संस्थान अपनी संस्था के विद्यार्थियों को देश विदेश के ख्याति डॉक्टर भरत शर्मा जी वर्षों तक जिनका सांस्कृतिक सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा, पूर्व सचिव और वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केदार शर्मा जी, मेरे बड़े पुराने मित्र विजय जी, दीपक जी, केंद्र शासन की ओर से और हम सब के बीच के प्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर भरत शर्मा जी, दीपक जी, नीलेश जी और स्वर्गीय सरल जी के यशस्वी सुपुत्र धर्मेंद्र जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागीगण जिनकी नृत्य प्रस्तुतियां हम अभी देखेंगे, दर्शकगण, पत्रकार बंधुओं और मित्रों, वास्तव में यह हम लोगों के लिए एक बड़े सौभाग्य का अमृत महोत्सव है, जिसके हम सब अभी कुछ समय के पश्चात साक्षी होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो नृत्य प्रस्तुतियां होने वाली हैं उनकी गंगा, ये जो सांस्कृतिक व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हुए हैं इनकी सांस्कृतिक यमुना और स्वर्गीय सरल जी की स्मृति की वह अंतः सलिला सरस्वती जो दिखाई नहीं देती, आज इस स्थान पर मानो संवेद ये तीनों नदियां हो गई हैं, पवित्र नदियां। और मुझे लगता है कि ये रविंद्र नाट्य गृह नहीं रहा, हम सब लोगों के लिए एक महान प्रयागराजी संगम हो गया, जिसमें हम स्नान करेंगे कला की त्रिवेणी में। मुझे कालिदास याद आते हैं। कालिदास कहते थे कि नृत्य जो है वह चाक्षुष यज्ञ है। शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। परंतु आज अवसर है अमर शहीदों के चारण की कीर्ति गाथा के गान का, उनके यश गान का, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव की जागृति के सम्मान का। डॉक्टर श्री धर्मेंद्र शर्मा सरल जी ने अपने यशस्वी पिता श्री श्री कृष्ण सरल जी की साहित्यिक अमूल्य धरोहर को तो संजोया ही है, साथ ही स्वयं उन्होंने भी शोध ग्रंथ, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में लेखों, निबंधों व पत्रों और आकाशवाणी इंदौर से अनेक रचनाओं के प्रसारण कर विशेष ख्याति प्राप्त की है। वे अनेक साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र विक्रय कर विभाग में रहते हुए चांदी की तस्करी रोकने में भी महती भूमिका निभाकर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। आज हम उनके श्रीमुख से उनके पिता के जीवन वृत्तांत के बारे में जानेंगे। साथ ही ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्री श्री कृष्ण सरल जी के सुपुत्र श्री अभिषेक सरल जी के द्वारा श्री श्री कृष्ण सरल जी की कविता के श्रवण का लाभ भी लेंगे। एवं इंदौर नगर के प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी का सादर अभिवादन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपका स्नेह पाने का अवसर मुझे वर्धा कला संस्थान इंदौर के माध्यम से मिला। मैं श्रुति शर्मा को धन्यवाद देता हूँ। और
जैसी काव्यों में प्रस्तुति संचालन में मुझे देखने मिली प्रारंभ में, मेरे मन में भी आप लोगों का स्वागत करने का एक विचार आया है। तो दो पंक्तियां आपको अर्पित कर रहा हूँ सभी लोगों को कि आदर के अक्षत लाया हूँ, आदर के अक्षत लाया हूँ और श्रद्धा का चंदन है, तो सभागार में सभी उपस्थित लोगों का अभिनंदन। अब चूंकि कविता के संस्कार पिताजी से मिले हैं तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा वर्णन कर लेता हूँ। पिताजी की जो मुख्य पंक्तियां हैं वो बड़ी, जो उन्होंने काव्य साधना के संबंध में लिखी है कि क्रांति के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधन मात्र उनकी वंदना है साथ। तो उन्होंने वंदना की है क्रांतिकारियों की। अब दूसरा, आदरणीय उपाध्याय जी की बातों से मुझे कुछ ऐसी उक्तियां भी याद आ गई कि जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। हिंदी साहित्य में एक बात प्रचलित है कि व्यक्ति जब साधना करते करते साधमय हो जाता है तो वो व्यक्ति नहीं रहता, वो संस्कृति हो जाता है। आज सरल जी भी संस्कृति हो गए, व्यक्ति नहीं, वे संस्कृति है, क्योंकि पूरी तरह से साधमय हो चुके थे। अब एक आपको थोड़ी सी सूचना छोटी सी दे रहा हूं कि सरल जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परिवार का, हम सभी लोगों का, मेरे बच्चों का, सबका कर्तव्य है। तो हम लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं। तो लंदन में मेरी बेटी रहती है अपूर्वा, वो बीच में अभी यहाँ आई थी कुछ दिनों के लिए। तो बहुत दिनों से कि लोगों की मांग थी कि सरल जी पर एक वेबसाइट तैयार की जाए। तो मेरी पुत्री अपूर्वा और मेरे पुत्र अभिषेक ने बड़ा परिश्रम किया, उसमें श्रमसाध्य से कार्य था काफी। उन्होंने एक वेबसाइट तैयार की है और इस वेबसाइट पर उनका जितना भी साहित्य है वो उसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। काफी कुछ चीजें तो तैयार हो चुकी हैं, कुछ चीजें वो उसमें तैयार करके प्रस्तुत की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि सरल जी ने जो काम किया है उसका जो साहित्य है और क्रांतिकारियों की अभी तक जो उपेक्षा हुई थी, तो क्रांतिकारियों के बारे में अन्य जो साहित्य है वो भी उस पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके संबंध में मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोगों के पास वो वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपके पास जो भी साहित्य, वो हर पुस्तक में लिखने थे पिताजी कि यदि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे तो आप मुझे जो जानकारी भेजेंगे वो मैं अगली पुस्तक में प्रकाशित करूंगा। तो यही मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आपके पास क्रांतिकारियों से संबंधित जो भी चित्र हो, विवरण हो, आलेख हो या किसी प्रकार की जानकारी हो तो वो आप बाद में इसमें हम लोगों से साझा करें, तो अपन वो देश के सामने उसको प्रस्तुत करने में का प्रयास करेंगे। दूसरा, अभी एक और अच्छी बात घटित हुई है, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, आपको उसको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया के 32 देशों के प्रतिनिधियों और विशिष्ट व्यक्तियों के बीच श्रद्धेय सरल जी को मरणोपरांत फ्रांस की संसद में साहित्य गौरव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जहां आज हम भारत में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं सर्वप्रथम देश से दूर बसे बड़े बड़े पत्रकारों की वो सब एक तरफ थी, लेकिन माताजी का जो कथन था वो सबसे ऊपर था, विशुद्ध रूप से भावना से जुड़ा हुआ था। उन्होंने शब्द कहे कि श्री कृष्ण सरल द्वारा रचित भगत सिंह महाकाव्य को जब मैं अपनी गोद में रखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगत मेरी गोद में आकर बैठ गया है, और जब मैं इस महाकाव्य को पढ़ती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा है। अभी मल्लारदास जी और उनके उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं पंडित परमानंद के आदरणीय उपाध्याय जी ने। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
ढिल्लन, सहगल, शाहनवाज 3 लाल किले के हीरो हुए हैं INA के। इसमें से कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, मेरा भी उनसे काफ़ी संपर्क रहा है, कई क्रांतिकारियों से मेरा भी संपर्क रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी हाल जो प्रसंग छिड़ा था उसी संबंध में, कि जब भगत सिंह की माता जी उज्जैन आई थी तो अपने घर पर भी उनका पदार्पण हुआ था। मैं 1965 की बात है, 9 मार्च 1965 की, मैं 9 साल का था लगभग। तो मैं कहीं से इधर उधर से खेल कूद कर थका हुआ आया, और जैसे मैं आया तो माताजी ने, भगत सिंह की माताजी विद्यावती जी देवी ने मुझे देखा तो कहने लगा, बेटी इधर आओ। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे अपनी गोद में मेरा सर रख लिया और थपकी देकर सुला दिया। तो जिस गोद में भगत सिंह सर रख के सोते थे, उसी गोद में सर रखकर मैं भी सोया हूं। इससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ नहीं, यही पूंजी है। तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन कहते थे कि सरल जी का लेखन इतना प्रामाणिक है कि उसको इतिहास के दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये उंगलियां खुद अपने खून में, आप पूरा इसका भावार्थ समझ जाएंगे क्यों कह रहा हूं मैं, डूबी हुई है उंगलियां खुद अपने खून में ये कांच के टुकड़ों को उठाने का सिला है। सरल जी ने यही किया था। अब दूसरा में उनकी कई बार शिकायतें मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आपने इतना लिखा, आपको किसी से शिकायत नहीं, आपने घर फूक तमाशा देखा, संपत्ति बेची, जायदाद बेची, सब कुछ किया। तो वो कहते थे कि शिकायत क्यों करूं जब मार्ग कांटों का चुना मैंने, नहीं अपने लिए मीठा कोई सपना बुना मैंने, थपेड़े खा रहा संघर्ष करता जा रहा हूं मैं, चुनौती सामने हो नत मुझे होना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता। अब अपनी एक बात, चूंकि भगत सिंह महाकाव्य की चली, तो एक अंतिम बात छोटी सी सुना रहा हूं अपने वक्तव्य की। कि जब भगत सिंह महाकाव्य के प्रकाशन की समस्या आई, तो आप लोग सभी जानते हैं, वो सब बातें दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है कि माताजी को भी अपने जेवर बेचने पड़े थे। और जब पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो भगत सिंह महाकाव्य छपवाने के लिए, अपने गहने देने के लिए, तो उनने अपनी टूटी फूटी बुंदेलखंडी लेकिन उस भाषा में जो बोला था, वो उसका भावार्थ ये था कि जब माँ विद्यावती देश पर अर्पित होने के लिए अपने बेटे भगत सिंह को दे सकती हैं, तो क्या मैं उस भगत सिंह के लिए अपने गहने नहीं दे सकती? ये कहकर उन्होंने अपने सारे गहने दे दिए और पिताजी ने उनको बेचकर फिर महाकाव्य छपा। अब किसी दिन और चर्चा करेंगे, आज आपका मैंने बहुत समय लिया, लेकिन जो जुगाड़ थे, जो आवश्यक थे, वो मैंने इतनी घटनाएं आपको बताई। और आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। हमारे देश का अहिंसा को महत्व देना और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम के हमारे वैदिक सूत्र को कुछ अवसरवादी स्वेच्छा अनुसार परिभाषित करते रहे हैं, पर हमने यह देखा है कि कुछ वर्षों से भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आई है, जिसके अंतर्गत अपनी सैन्य क्षमताओं के अनुरूप हम आंखों में आंखें डालकर बात करने सीख गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी इसी मंत्र को राष्ट्रकवि श्री कृष्ण जी सरल ने अपनी पंक्तियों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कौन कहता है हमारी बाहुओं में बल नहीं है, कौन कहता है हमारे खून में ज्वाला नहीं है, कौन कहता है प्रणय के ही पुजारी हम रहे हैं, कौन कहता है प्रलय हमने कभी पाला नहीं है, कौन कहता है अहिंसा भीरुता का आवरण है, कौन कहता है समर में हम न लड़ना जानते हैं, कौन कहता शांति का संदेश जो देते रहे वे, तोप की तलवार की
भाषा न पढ़ना जानते हैं। विश्व के इतिहास में अध्याय तुम पढ़ लो हमारा। विश्व के इतिहास में अध्याय तुम पढ़ लो हमारा। चमकते स्वर्णाक्षरों में लिखा भारतवर्ष होगा। विश्व के इतिहास में अध्याय तुम पढ़ लो हमारा। चमकते स्वर्णाक्षरों में भारतवर्ष लिखा होगा। एक पन्ने पर अहिंसा की लिखी वाणी मिलेगी तो दूसरे पर धड़कता संघर्ष का उत्कर्ष होगा। कौन है वह साहसी जो कर सके अवरोध गति का? कौन है वह साहसी जो कर सके अवरोध गति का? बढ़ गए जो पांव मंजिल तक कहीं रुकते नहीं हैं। क्यों न जाने है हमारे खून में कुछ बात ऐसी। क्यों न जाने है हमारे खून में कुछ बात ऐसी। शीश कट जाते हमारे किंतु वे झुकते नहीं हैं। शीश कट जाते हमारे किंतु वे झुकते नहीं हैं। आजादी को जहां एक और माननीय अटल जी ने आजादी अभी अधूरी है के माध्यम से आंका था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रकवि श्री कृष्ण जी सरल ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्राप्त आजादी की रक्षा के लिए जो पंक्तियां लिखी हैं, वे देश की वीरता पर संदेह करने वालों के लिए एक करारा जवाब है जो मैं प्रस्तुत करता हूं। देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, देश के निर्माण में जब ध्वंस डटकर चल रहा हो। सरल जी के इन पंक्तियों को आज के परिप्रेक्ष्य में कल्पना की जानी चाहिए। आग यौवन से धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो। आग यौवन से धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो। भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहराया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। सरल जी की कविता में उठाए कुछ प्रश्न मैं विचार के लिए आप लोगों के बीच में छोड़े जा रहा हूं कि पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अगर अपनी छातियां अड़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अगर अपनी छातियां अड़ाएगा। चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा। फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहां से आएगा। और धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। धन्यवाद। आप मुझे अवसर दिया। हुए उनके जीवन का हर अनुभव अपने आप में साहित्य है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, स्टेट प्रेस क्लब के पूर्व मुख्य महासचिव, देश भर में अध्यात्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान देने के विशेषज्ञ, अद्यतन प्रधान संपादक विप्र जगत श्री विजय अड़िचवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। 39 वर्ष पूर्व 1983 में श्री कृष्ण सरल जी का विस्तृत सम्मानीय मंच, मेरे बड़े भाई साहब
और एक क्षेत्र के उपाध्याय जी, मेरे बड़े भाई पूर्व होम सेक्रेटरी केदार जी, भाई केदार भाई साहब, मेरे अनुज भरत शर्मा जी, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र शर्मा जी, दीपक जैन, सपना जैन, मेरे कॉलोनी के रहवासी नाइक साहब, श्रुति, राजू जी, मेरा आज बड़ा सौभाग्य है, मुझे धर्मेंद्र भाई साहब ने आमंत्रित कर 39 वर्ष पूर्व वाली याद ताजा करा दी। इसके पहले 1982, 83, 84 3 वर्ष एक नेताजी सुभाष मंच का गठन हुआ था 82 में। उसमें मुझे महासचिव बनाया और उनके अध्यक्ष थे बाबूराव जी परांजपे, ये जबलपुर के पूर्व सांसद और आजाद हिंद फौज के सेनानी, जबलपुर के महापौर भी रहे हैं, 4-5 बार वो सांसद भी रहे हैं। वो अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था, और प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल साहब वो उपाध्यक्ष थे। तो उस दौरान इस संस्था के माध्यम से कई क्रांतिकारियों से मेरा मतलब प्रत्यक्ष भेंट हुई, कई मीटिंग में बातचीत हुई। प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल साहब, जो नाम जो सरल है, वाकई में आपने कहा कि साधु से भी बढ़कर साधु रहे हो। क्यों? क्योंकि जब मैं गुजराती कॉलेज में पढ़ता था तो उस दौरान उनका एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता कि विजय में इतनी तारीख को शांति निकेतन राज्य में मिलूंगा। ठीक है, मेरे पास साइकिल थी, मैं अपने मित्र स्वर्गीय रामेश्वर जिंदर का स्कूटर लेता है, भाई मेरे स्कूटर दे, और मैं वो स्कूटर लेकर के शांति निकेतन लाया जाता। उनके पास गट्ठर होते थे पुस्तकों के, किताबों के, वो रखते, वो मेरे से कहते बोले किसी कॉलेज में चलो। मैं कॉलेज उनको साथ जाता, रात को ला कॉलेज था तो दिन में वो दूसरे कॉलेज में, तो मेरे पता नहीं क्यों और मैं उनसे बातचीत करता था कि बाबू जी इसका क्या है, इसका क्या, ये क्या। 3 दिन लगातार, एक बार हमारा ऐसा कुछ प्रसंग हुआ कि 3 दिन लगातार मैं उनसे बातचीत करता रहा और रात को घर आकर के नोट कर देता था। उन्होंने कुछ नहीं बताया नहीं, और पुस्तकें उन्होंने जब बेची और मुझे वो कॉलेज में जब बताते थे कि मैंने कैसे कैसे पुस्तकें लिखी है, कैसे मैं बर्मा गया, बर्मा जाने का तो प्रसंग जब वो गुजराती कॉलेज में सुना रहे थे। गुजराती कॉलेज में साहित्य विचार मंच का अध्यक्ष था, तो उस दौरान हम लोगों ने कार्यक्रम करके बुक्स वगैरह कुछ बिक्री करवाई थी। तो उन्होंने जब सुनाया कि भाई जब मैं जैसे बर्मा के लिए नीचे उतरा तो वह उन्होंने मिलिट्री की गाड़ी आ गई और मेरे सामने उन्होंने गन लोड की। बोले मैं डर गया, भाई क्या है, उनको बता दिया कि गन रखी है, आप गलत वो करना मत। सीआईडी अपने यहाँ की सीआईडी बोलते हैं, वहाँ की खुफिया एजेंसी भी साथ में थी। खैर मैं अपने उस स्थान पर गया जहाँ सुभाष बोस वगैरह थे, उन्होंने कार्य किया था, उस जगह को जाकर के मैं अपनी जानकारी ली। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब मैं प्लेन में चलता था तो बोले मैं अपनी कविताएं गाता था, वो कविताएं गाते, कोई क्या 100 रुपये, 200 रुपये, 500 जो भी कुछ देते थे वो इकट्ठा करता था। आज वो साधु स्वभाव के सरल जी, मतलब एक उनको क्या जुनून था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, अच्छी खासी मतलब घर से चल रही थी। एक प्रोफेसर की जो तनख्वाह होती थी उस जमाने में वो करते थे, लेकिन उन्होंने सारी अपनी धन दौलत पूंजी किताब लिखने में लगा दी और शहीदों के नाम पर उन क्रांति साहित्यकार जो उन्होंने रचना की। अब मैं उनके बारे में एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हुए, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकूँगा। तो मैंने मेरे भाई, मेरे मित्र यूएनआई के ब्यूरो चीफ थे चांद साहब, उनको मैंने कुछ बोल दिया, साहब वो इससे वो बीमार है और उनका कोई मतलब शासन कोई सहयोग नहीं कर रहा, कुछ सहयोग मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। अब ये खबर पूरे हिंदुस्तान में छप गई क्योंकि न्यूज एजेंसी उसकी खबर रिलीज हो गई और उन्होंने मेरे को लेटर लिखा और बोले तत्काल बोले आप घर आइए। मैं उज्जैन गया तो मुझे डांटा, आपने मेरे से बिना पूछे कैसे खबर रिलीज कर दी। मैंने कहा ये तो गुस्ताखी करते रहता हूँ, मैं बच्चा हूँ आपका। ये तो क्या वो कहावत है ना, क्षमा बड़न को चाहिए छूटन भूतपा,
समझते तो थे नहीं, कॉलेज में थे, बच्चे थे, ठीक है डांट लिया बोल दिया। फिर वो बाद में जब मैं 3 दिन तक उनसे बातचीत करता रहा, वो ने नवभारत में होम पेज उनका पूरा इंटरव्यू छपा प्रश्न उत्तर के रूप में, और सारी बातें जब लिखी तो फिर बताया भैया तुम मैंने इंटरव्यू कहाँ दिया बैठ करके, और तुमने कहाँ लिखा? मैं बहुत ही 3 दिन तक मैं आपके साथ बातचीत करता रहा, इन्हीं विषयों पे बात की, एक प्रश्न पूछा था, बोले हाँ पूछा, बोले तुमने लिखा कहाँ? मैंने रात को लिख लिया था। वो छात्रकाजी थे, वो मुझसे बहुत प्रभावित थे, डांटते थे, प्यार करते थे। मेरे को बड़ा उनकी अगर जीवनी सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके 2 पुत्र प्रदीप भाई साहब और एक धर्मेंद्र भाई साहब, इन दोनों उपस्थित हैं, वो बैठे हैं प्रदीप भाई और ये धर्मेंद्र भाई। उन्होंने मुझसे कहा, ये आप पुष्टि कर सकते हो, उन्होंने कहा कि इन बच्चों के पास स्कूल की एक ड्रेस थी, मैंने उन दोनों बच्चों को एक सुबह के स्कूल में डलवाया और एक दोपहर के स्कूल में डलवाया, ताकि वो एक बच्चा सुबह आकर के ड्रेस खोल देगा, वो ड्रेस पहन के दूसरा बच्चा जाएगा। एक चप्पल थी, वही चप्पल सुबह वो सुबह वाला पहन के जाएगा, शाम दोपहर में वो पहन के जाएगा। इतनी गरीबी स्थिति। बोली जब मेरे पास दीपावली के दिन दीपावली पटाखे फोड़ने, दीपक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे मुझे सम्मान पत्र मिले थे, उन सम्मान पत्र का अंदर उठा करके और कांच, वो जब मैं 2 आना 4 आना ₹1 2 रुपए में जब बिकता देखता था तो मेरी आत्मा अंदर दब जाती, लेकिन मजबूर था कि मेरे अपने सम्मान पत्र में मैं अपने कबाड़ी को क्या बेच रहा हूँ। मैंने एक बार राज्य शासन कुछ नहीं करता है, केंद्र शासन कुछ नहीं कर सकता है, क्या आप उनसे मांग नहीं सकते हैं? बोले मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, वेद शास्त्रों ने कहा है कि भिक्षा मांगना, लेकिन मेरा स्वाभिमान है, मैं कभी नहीं मांगूंगा। क्या देश स्वतंत्र सेनानियों का क्या ये देश नहीं है? क्या उनके ऊपर जवाबदारी नहीं बनती है? क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गर्म दल के क्रांतिकारियों के बारे में लिखते थे और उस समय सरकार दूसरे दल के क्रांतिकारियों की थी, कि समर्थन वाली थी, इसलिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उनको आज प्रोत्साहन मिला। अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया कि अभी फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला, सम्मान मिला, कितनी बड़ी बात, ये हमारे देश के लिए सोचने की बात है। और फिर आज सुभाष बोस के जमाने की उनके समर्थन वाली सरकार है, उन क्रांतिकारियों के समर्थन वाली सरकार है, तो क्या सरकार को स्वयं नहीं समझी? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल की कविताओं को तो पूरे मंच पर बड़े जोर शोर से गाते हैं, तो क्या उनके सम्मान में या उनकी जितनी भी रचना 125 रचना बुक्स लिखी उन्होंने, क्या उनका पुनर्प्रकाशन करवा नहीं सकती सरकार? आज अगर उनका पुनर्प्रकाशन किया जाए, उन्हें मुझे बाबूजी ने उस दौरान करीबन 5-7 बुक्स मुझे दी, कालजयी सुभाष। जब मैंने कालजयी सुभाष पढ़ा तब मुझे पता चला कि कालजयी सुभाष बोस क्या थे। उन्होंने उसमें एक जगह कुछ था, 2-3 बुक्स में मिलाकर के ये था कि भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का जो अहम रोल था वह अन्य क्रांतिकारियों का तो फिर था ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था उनके भय से कांग्रेस कांप गए थे। किस समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा किस्सा बताऊंगा कि इसमें 2 व्यक्तित्व ज्यादा भूमिका थी जिससे देश भयभीत, अंग्रेज भयभीत होकर के देश छोड़ के भागे हैं। और एक और कौन सी बुक थी जिसमें वो क्रांतिकारियों के 700-800 क्रांतिकारियों की लिखी थी, वो बुक्स है ही नहीं उनके पास। उन्होंने अपनी खुद की जो बुक्स थी वो लिखी। मेरे पास एक लेटर आया, वो बुक्स का नाम बोल रहा हूँ, क्रांतिकारी कथा ऐसे कुछ, जिसमें करीब 1200 क्रांतिकारियों के जानकारी, लेकिन वो बुक्स उनके पास नहीं। उनकी खुद की जो बुक्स थी है वो भी उन्होंने दे दी। फिर मैंने कहा कि नई दुनिया में जरूर रखी हुई है, क्योंकि नई दुनिया ने खरीदी उन बुक्स सारी, तो वो ऐसे थे कि खुद की सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, एक कपड़े पर जीवन निकाला उन्होंने और अपना जीवन सब अंतिम समय तक, जब वो मतलब बहुत बीमार थे और अंतिम दिनों में चल रहे थे, उसमें सारा सामान लेकर थे। एक बार फिर अचानक दशरथ हो गया, ये अपने उज्जैन के जहाँ रहते थे, तो उन्होंने सारा सामान, उनके बाबूजी क्या लिखे, बोले सारा सामान, उन्होंने बाबूजी आप आराम करिए, क्या बोले मेरी 121 में है वो सारा सामान, उन्होंने 121 में बाद में 4 बुक्स और लिखी। उसके बाद
बड़ा एक आश्चर्य कि ऐसे महान व्यक्तित्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने बताया कि एक बार अशोक नगर में 1942 में जब अंग्रेज रेल निकल रही थी, मैंने पत्थर मारा और मुझे जेल भेज दिया गया था। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने क्रांतिकारियों को जीवन दिया, आज की पीढ़ी को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं एक गुस्ताखी भी करता हूँ कि उन्होंने उनके विपरीत बात में जाकर के सरकार कोई और कुछ नहीं करे, सिर्फ उनका पुनर्लेखन पुनर्प्रकाशन भी अगर हो जाए तो आज की यूथ उनसे कुछ सीख सके, कुछ जान सके। और ये बात जो भाई साहब ने बताई कि उनकी जो बुक्स में लिखा हुआ सारी जितनी क्रांतिकारी हो वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। तो जो क्रांतिकारी थे सत्य बराबर बरकरार रहे। मैं यही अपेक्षा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो पुरानी बातें याद आई, मुझे पुराना संस्मरण याद आया और आपने बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बातें हो गई हैं मेरे हिसाब से, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है कहने को। मुख्यतः जो विषय है वो विषय ये है कि हम कितने भाग्यशाली युवा हैं जो हम इतने गुणी लोगों के बीच में बैठ के इनको सुन पा रहे हैं। जहाँ त्रिवेणी की बात हो रही थी तो मुझे समझ में आया कि ये संस्कार, ज्ञान और देशभक्ति के त्रिवेणी है, जिसमें मुझे भी गंगा स्नान करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वर्धा कला संस्थान द्वारा अमृत महोत्सव के विषय पे कार्यक्रम किया गया था और ये कार्यक्रम शीघ्र से सरल या सरल संत कहें तो कम ना होगा, सरल संत जी क्या आज जिस प्रकार से जीवन की सुनने को मिली और जो प्रेरणा हम युवाओं को मिली, ये वाकई हम सबको आत्मसात करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विजय जी कि न केवल भारत सरकार से बल्कि प्रदेश सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि ये प्रतिज्ञा किस प्रकार से लिखी जाए, पुनः लिखी जाए और जहाँ भी इसका सहयोग होगा तन मन और धन से मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी हम इस कार्य को पूरा करें। मुझे उपाध्याय साहब ने एक बहुत अच्छा विचार रखा है। उपाध्याय जी, मैं आपकी जानकारी में डालूँ, जब मैं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व बना किया था मैंने, तो इन अर्धांगिनी से हम यही कह सकते हैं, प्राणों का दान दे। पूजा की सच्ची विधि को उन्होंने ही अपनाया है। हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का उन्होंने अपने हाथों अपना शीश चढ़ाया है। धन्यवाद।